22वीं सदी में चिकित्सा बचाव जहाज नाइटिंगेल अंतरिक्ष में अपनी सामान्य गश्त कर रहा है। बेंजामिन झपकी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाज का एआई जिसे स्वीटी कहा जाता है उसे शतरंज खेलने के लिए जगाता है। दूसरे कमरे में येजी और दानिका गंदा काम कर रहे हैं। कैप्टन माले टॉम एंड जेरी का गहन विश्लेषण रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि एवज निक का चेकअप कर रहे हैं, जो नशे का आदी था। जब वे काम करते हैं तो एक रोबोट मदद करने की कोशिश करता है और निक उसकी पुरानी तकनीक पर टिप्पणी करता है। इसलिए एवज बताते हैं कि माले को पुरानी चीजें पसंद हैं। एवज निक को सामाजिक मिलजोल बढ़ाने की कोशिश करने की सलाह देता है, इसलिए वह बेंजामिन के साथ कुछ कार्ड गेम खेलता है। बाद में वह एवज को इस प्रगति के बारे में बताता है और उसका रवैया देखकर उसे आश्चर्य होता है कि वह उसे इतना नापसंद क्यों करती है। एवज बताती हैं कि उन्हें नशे की लत से नफरत है, क्योंकि वे जो कुछ भी छूते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। संकट संकेत मिलते ही स्वीटी अलार्म सक्रिय कर देती है। हर कोई अपने स्टेशनों की ओर दौड़ता है और सिग्नल की जांच करता है, जो उन तक पहुंचने में 5 दिन लगने के बाद खराब हो गया है। ये डिस्पैच द्वारा भेजी गई किसी चीज के बजाय एक सीधी कॉल है, जिसे उन्हें प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये टाइटन 37 से आता है, जो कॉलोनी चौकी के पीछे एक बर्फ खनन कार्य है। स्वीटी ने उन्हें बताया कि यह एक दुष्ट चंद्रमा है जिसे कक्षा से बाहर निकाल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उस क्षेत्र में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता है। खनन दल को 5 साल पहले हटा दिया गया था, जिससे स्थिति और भी अजीब हो गई है। जब वे पहचान के लिए स्कैन करते हैं तो स्वीटी को पता चलता है कि हस्ताक्षर कार्ल लासन है, जो एवज के अपमानजनक पूर्व का नाम है। चूंकि यह चंद्रमा 3000 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर स्थित है, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए उन्हें आयाम छलांग लगानी होगी। पाठ्यक्रम स्थापित करने के बाद चालक दल कपड़े उतारता है और स्थिरीकरण कक्षों में जाने के लिए दौड़ता है। इसका कारण बताए बिना माले एवज को अपने चैम्बर का उपयोग करने के लिए कहता है, जबकि वह एक अलग चैम्बर का उपयोग करता है। एक बार जब हर कोई सुरक्षित हो जाता है तो जहाज प्लाज्मा त्वरण का उपयोग करके छलांग लगाता है। प्रकाश की एक चमकदार किरण जहाज को अंतरिक्ष में धकेलती है और कुछ ही सेकंड में वे टाइटन 37 पर पहुंचते हैं। अचानक वे फिर से अलार्म सुनते हैं और यह जानकर भयभीत हो जाते हैं कि माले का कक्ष खराब हो गया है, जिसके कारण उसकी त्वचा पॉलीग्लास के साथ जुड़ गई है और अब वह एक राक्षस जैसा दिखता है। वह अभी भी जीवित है और एवज उसे चिकित्सा सहायता देना चाहता है, लेकिन उसी समय जहाज चंद्रमा के मलबे के बादल से टकरा जाता है। स्वीटी ने घोषणा की कि उनका ईंधन भंडार टूट गया है और जहाज अब उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तमाम झटकों के बावजूद एवज, येजी और डेनिका माले को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि निक और बेंजामिन नियंत्रण कक्ष की ओर भागते हैं। उन्हें पता चलता है कि इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया है और वे बहुत तेजी से ईंधन खो रहे हैं। इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि टाइटन एक नीले विशालकाय ग्रह की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि इसका बेहद मजबूत गुरुत्वाकर्षण जहाज को जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। नाइटिंगेल पहले से ही गिर रही है और स्वीटी का कहना है कि थर्स्टर्स बचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए निक ने मैनुअल होने के लिए कंप्यूटर को ओवरराइड कर दिया, जबकि निक कुछ समय बिताने के लिए जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। बाकी लोग चैम्बर खोलने में असफल हो जाते हैं और माले उनसे इसे खत्म करने के लिए विनती करता है। डेनिका इसके खिलाफ है, लेकिन एवज उसकी उपेक्षा करता है और अपनी पीड़ा समाप्त करने के लिए माले को मार देता है। उसी समय निक जहाज को दूर ले जाने और उसे गिरने से रोकने के लिए थर्स्टर्स और ढेर सारे ईंधन का उपयोग करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद निक स्वीटी को वापस लाता है और वह उसे बताती है कि उनका 82% ईंधन खत्म हो गया है। जहाज अभी भी 17 घंटों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और जंप ड्राइव को रिचार्ज करने के लिए लगभग उतना ही समय चाहिए। समय आने पर उनके पास वहां से निकलने के लिए 11 मिनट का समय होगा। इसके बाद स्वीटी टाइटन पर काल की खोज शुरू करती है, जबकि निक एवज के लिए कुछ शराब लाता है ताकि वे माले की याद में पी सकें। अंत में वे एक साथ शरारती हो जाते हैं। इस बीच यर्जी ने बच्चा पैदा करने की अनुमति पाने के लिए एक आवेदन देकर आश्चर्यचकित कर दिया, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। दानिका ने पहले बच्चे पैदा करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अब वह इस बारे में निश्चित नहीं है। कुछ क्षण बाद बेंजामिन ने निक और एवज को यह दिखाने के लिए बुलाया कि वेंट मॉड्यूलेट नहीं हो रहे थे और इसी कारण माले की मौत हो गई। एवज को एहसास होता है कि माले ने स्क्रीन पर चेतावनी देखी होगी और इसीलिए उसने उसके चेंज चैम्बर बनाए। अचानक स्वीटी को टाइटन से जा रहे एक छोटे परिवहन जहाज का पता चलता है और वह पायलट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। जहाज बहुत तेजी से नाइटिंगेल के पास आ रहा है, इसलिए चालक दल आने वाले प्रभाव के लिए तैयार होने के लिए दौड़ पड़ता है। जब छोटा जहाज घाट पर उतरता है तो नाइटिंगेल कांपती है और एक दरवाजा खुलता है, जिससे पायलट के दहने और आग लगने का पता चलता है। येजी आग बुझाने वाले यंत्र से आग बुझाने के लिए दौड़ता है, जबकि एवज उस आदमी की जांच करता है, हेलमेट उतारता है और देखता है कि यह काल नहीं है। वे उस व्यक्ति को अस्पताल में ले जाते हैं और स्कैन कराते हैं, जिससे उसकी हड्डी की संरचना में एक अजीब वृद्धि का पता चलता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डियां खुद को मजबूत कर रही हैं, लेकिन अन्यथा वह पूरी तरह से स्वस्थ है। इसके बाद एवज ने निक को सूचित किया कि यह असली कार्ल लासन नहीं है, लेकिन इसमें काफी समानता है, इसलिए वह अनुमान लगाती है कि यह उसका बेटा हो सकता है। इस बीच दानिका कुछ सामान लेने के लिए अस्पताल से निकल जाती है और जब वह वापस आती है तो वह आदमी नग्न अवस्था में घूम रहा होता है। वह अपना परिचय ट्रॉय के रूप में देता है और तुरंत दानिका के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जो नहीं जानती कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। टीम चर्चा करती है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अब 6 लोग हैं लेकिन केवल 5 कक्ष हैं। निक का कहना है कि वह पीछे रहेगा और बाकी लोग कूदने के बाद बचाव यान भेज सकते हैं। फिर एवज ट्रॉय की जांच करता है, जो बताता है कि वह टाइटन पर अकेला था और कार्ल लासन उसके पिता थे। काल की 3 साल पहले मृत्यु हो गई और ट्रॉय भी सोचता है कि वह एक बेकार व्यक्ति था। ट्रॉय ने सीधे नाइटिंगेल को बुलाया क्योंकि काल ने उसे सिखाया था कि यदि वह कभी मुसीबत में हो तो मदद के लिए एवज पर भरोसा करना चाहिए। जाहिर तौर पर काल ने उससे ये भी कहा कि उसे खेद है कि वह उसके लिए बेहतर साथी नहीं बन सका। एवज द्वारा ट्रॉय को विटामिन की खुराक देने के बाद निक उससे पूछताछ करता है। ट्रॉय बताते हैं कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ सफाई के लिए टाइटन आए थे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हार मान ली और उनके बिना ही चले गए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि टाइटन ईंधन से भरा हुआ है, इसलिए निक ने घोषणा की कि वे कुछ पाने के लिए शटल भेजेंगे। हालांकि निक को अभी भी ट्रॉय पर संदेह है और वह गुप्त रूप से येजी से किसी भी संदिग्ध चीज के लिए ट्रॉय के जहाज की तलाशी लेने के लिए कहता है। छोटे जहाज में प्रवेश करने से पहले येजी ने नोटिस किया कि ट्रॉय डेनिका के साथ छेड़खानी करता रहता है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। ट्रॉय के जहाज के अंदर येजी जांच करने के लिए एक स्कैनर का उपयोग करता है और उसे एक बॉक्स के अंदर कुछ अजीब चीज मिलती है। वह इसे खोलता है और एक चमकदार बैंगनी वस्तु देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। निक को बुलाने के बाद येजी उस चीज को छूता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह उसे कैसा महसूस कराता है, इस हद तक कि वह उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है।
वह निक के आने से पहले उसे निकाल लेता है और कसम खाता है कि उसने कुछ भी नहीं छुआ। बाद में वे वस्तु को नाइटिंगेल में ले जाते हैं और स्वीटी इसे संभावित जैव खतरे के रूप में वर्गीकृत करती है। एवज रोबोट को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग करता है जो वस्तु को संरोध में रखता है। ट्रॉय स्वीकार करता है कि उसने इसे छिपाकर रखा क्योंकि वह अपना खजाना साझा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपनी कहानी जरूर बताता है। 3 साल पहले उन्होंने खनिकों के एक भटके हुए प्रसारण को ये कहते हुए पकड़ा था कि उन्हें बर्फ में कुछ अजीब चीज जमी हुई मिली है। उसने तुरंत कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और टाइटन पर आया, लेकिन पाया कि सभी खनिक चले गए थे। उसके दोस्तों ने सोचा कि उसने झूठ बोला है और चला गया, लेकिन ट्रॉय रुका और खदानों में तब तक खोजता रहा जब तक उसे रहस्यमयी वस्तु नहीं मिल गई। उसे यकीन है कि यह एक विदेशी मूल का है और अब वह इसे सरकार को बेचना चाहता है। इसलिए यदि वे इसे परिवहन में मदद करते हैं तो वह चालक दल को 5% प्रत्येक की पेशकश करता है। एक बहस शुरू हो जाती है क्योंकि ट्रॉय और येर्जी वस्तु को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। एवस ट्रॉय की हड्डियों के विकास पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन वह कसम खाते हैं कि उनका जन्म ऐसे ही हुआ था। अंत में निक ने चालक दल को वस्तु को स्कैन करने और उसकी जानकारी रिकॉर्ड करने का आदेश दिया, लेकिन जब वे खाली स्थान पर पहुंचेंगे तो वे उसे बाहर फेंक देंगे। ट्रॉय की कहानी पर अभी भी संदेह है। निक निजी तौर पर दूसरों से एक बचाव वापसी इकाई तैयार करने के लिए कहता है जब वह ईंधन इकट्ठा करने के लिए चंद्रमा पर जाता है। जल्द ही शटल मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत तेज चलने लगती है, लेकिन निक नियंत्रण बनाए रखने और सुरक्षित रूप से उतरने के लिए अपने पायलटिंग कौशल का उपयोग करता है। वह लिफ्ट को खदानों में ले जाता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत तेज चलती है, लेकिन शुक्र है कि वह बिना किसी समस्या के इसे नीचे तक ले जाती है। नाइटिंगेल में ट्रॉय एवस के साथ बंधन में बंधने की कोशिश करता है, लेकिन काल को फिर से सामने लाता है जिससे वह नाराज हो जाती है। इसके बाद वह दानिका को ढूंढता है और उसे चिढ़ाता है क्योंकि वह हमेशा गंदे विचार रखती है। वह बता सकता है कि वह एक बच्चा चाहती है और वह अनिश्चित है कि क्या येर्जी सही पिता हो सकता है, इसलिए वह उसके साथ फ्लर्ट करता है जब तक कि वह उसके साथ शरारत करने के लिए सहमत न हो जाए। इस बीच येर्जी वस्तु को छूने के लिए उसके संगरोध को तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। प्रयोगशाला में एवस और स्वीटी वस्तु का विश्लेषण करते हैं और प्रत्यर्पणीय सामग्री की खोज करते हैं जिसका मानव विज्ञान वर्णन नहीं कर सकता। यह एक त्रिआयामी कवच है जो 9वें आयामी पदार्थ की रक्षा करता है, जिसका अर्थ है कि यह एक बम है जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। इसे बनाने वाले एलियंस ने संभवतः इसे एक यादृच्छिक प्रजाति से उठाकर अपने सौर मंडल में ले जाने की योजना बनाई थी, जो इसे नष्ट कर देगी और किसी भी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देगी। डेनिका एवस को बेंजामिन को ये समझाते हुए सुनती है और येर्जी को देखने के लिए दौड़ती है और उसे वस्तु के सामने सोता हुआ पाती है। वह धीरे से उसे इससे दूर ले जाती है और जब एवस उसके स्वास्थ्य की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि उस वस्तु ने येर्जी को थोड़ा छोटा और अधिक मजबूत बना दिया है। खदानों में मजदूरों के शव और कोई ईंधन न देखकर निक भयभीत हो जाता है। स्पेससूट में मृत व्यक्ति भी हैं, जिसका अर्थ है कि वे ट्रॉय के दोस्त हैं। निक नाइटिंगेल से संपर्क करता है और उसका कॉल ट्रॉय द्वारा उठाया जाता है, जो स्वीकार करता है कि उसने खजाना अपने पास रखने के लिए सभी को मार डाला और अब निक को भी मारना चाहता है। ट्रॉय खदानों को हैक करने और मशीनों पर नियंत्रण लेने के लिए नाइटिंगेल प्रणाली का उपयोग करता है, जो पूरी संरचना को नष्ट करना शुरू कर देती है। निक मशीनों से दूर चला जाता है और खदानों से बाहर निकलने के लिए शीशा तोड़ देता है। जितना संभव हो उतनी तेजी से दौड़ता है, जबकि एक वाहन उसका पीछा करता है। वह ठीक समय पर लिफ्ट में चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ट्रॉय अभी भी उसे सुरक्षा कैमरों में देख सकता है और उसके नशेड़ी अतीत के लिए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। कबूल करता है कि वह भी ऐसा ही हुआ करता था। क्रोधित निक लिफ्ट से बाहर भागने से पहले कैमरे को नष्ट करने के लिए उस पर प्रहार करता है, लेकिन अपने शटल को उसके बिना उड़ते हुए देखता है। उसी समय डेनिका कमरे में प्रवेश करती है और ट्रॉय को शटल को नियंत्रित करते हुए पाती है। वह कहने की कोशिश करता है कि वह निक की मदद कर रहा था, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वह उस पर फेंकने से पहले कंट्रोल स्टिक को फाड़ देता है। फिर ट्रॉय जबरदस्ती डेनिका को चूमता है, जो उसे छड़ी से मारती है और उसके चेहरे पर थूकती है। ट्रॉय ने उसे एयरलॉक में फेंकने से पहले मुक्का मारकर जवाब दिया, जिसे उसने दानिका को अंतरिक्ष में बाहर निकालने के लिए खोला, जबकि डेनिका तैरते हुए मर जाती है। ट्रॉय का घाव अपने आप ठीक हो जाता है। इस बीच येर्जी फिर से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी ने लॉक कोड बदल दिया है। अचानक ट्रॉय आता है और अलौकिक शक्ति से कीपैड को नष्ट कर देता है। फिर वह अपने हाथ दिखाता है, जिससे बैंगनी रंग की चमक दिखाई देती है, जो पुष्टि करती है कि उसने भी वस्तु को छुआ है। येर्जी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रॉय उसे डेनिका के बारे में चिल्लाते हुए कमरे में फेंक देता है। भयभीत येर्जी एक टैंक पकड़ लेता है और ट्रॉय को मारना शुरू कर देता है, जो बिना किसी दर्द के वहीं खड़ा रहता है। आखिरकार येर्जी ने उसे इतनी जोर से मारा कि खून बहने लगा, लेकिन ट्रॉय अभी भी ठीक है और जल्दी ही उसे बाहर कर देता है। फिर ट्रॉय ने येर्जी को भी अंतरिक्ष में फेंक दिया। नियंत्रण कक्ष में बेंजामिन क्षतिग्रस्त पैनल को ढूंढता है और स्वीटी से येर्जी या डेनिका से संपर्क करने के लिए कहता है, लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं ढूंढ पाती है। वह तुरंत ट्रॉय को ढूंढने के लिए दौड़ता है, जो एवस के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। बेंजामिन उस पर हुक से गोली चलाने में संकोच नहीं करता और एवस के साथ भागने से पहले उसे दूसरे कमरे से बंदूकें लाने के लिए उड़ने के लिए भेजता है। एक बार जब वह हथियारबंद हो जाता है तो बेंजामिन ट्रॉय की तलाश में जाता है और एक शोर से चौंक जाता है, लेकिन ये सिर्फ रोबोट है। जब वह मुड़ता है तो उसे ट्रॉय मिलता है और तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है, लेकिन ट्रॉय बदल गया है और उसकी बंदूक चुराने के बाद उसे संरोध कक्ष में फेंक देता है। हताश बेंजामिन ने स्वीटी से ट्रॉय को बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन स्वीटी ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह इंसानों को चोट पहुंचाने में असमर्थ है। ट्रॉय दरवाजे पर मुक्का मारने से पहले 2 बार गोली चलाता है, जब तक कि अंततः वह उसे तोड़ नहीं देता। फिर उसने बेंजामिन को फिर से फेंक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। स्वीटी ने एवस को बेंजामिन की मौत की सूचना दी और उसने निक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस क्षण ट्रॉय उसे ढूंढ लेता है और अंततः सच कबूल करता है। वह वास्तव में एवस का पूर्व प्रेमी काल है। वस्तु ने उसे बहुत छोटा बना दिया था और इसीलिए एवस ने उसे नहीं पहचाना। उसने विशेष रूप से नाइटिंगेल को उसे ढूंढने के लिए बुलाया, यह आशा करते हुए कि वह उसे अपनी नई शक्ति से प्रभावित कर सकता है और वे फिर से प्रयास कर सकते हैं। काल ने एवस को जाने से रोकने के लिए उसे पकड़ लिया, लेकिन जब वह बल प्रयोग करने वाला था तो निक ने कॉम के माध्यम से अपनी उपस्थिति की घोषणा की। वह बचाव वापसी इकाई जो उसने पहले तैयार की थी काम कर गई और अब वह वापस आ रहा है। काल उससे बहस करने लगता है और जब उसका ध्यान भटकता है तो एवस उसकी आंख में गोली मारने के लिए लेजर पकड़ लेता है। जैसे ही काल की शक्ति घाव भरने पर काम करती है,
एवस डॉकिंग क्षेत्र को तैयार करने के लिए दौड़ता है। वह निक का स्वागत करने ही वाली होती है, तभी अचानक काल उसे धक्का देता है और खुले दरवाजे पर एक हुक मारता है, जिससे एक व्यक्ति अंदर खींच जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक खाली सूट है जो चारे के रूप में काम करता है और अब काल से लड़ने के लिए निक 2 यांत्रिक उपकरणों के साथ बाहर आता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और काल की ताकत उसे जल्दी से निक पर काबू पाने की अनुमति देती है। उसे बार बार इधर उधर फेंकने से पहले उसे निहत्था कर देती है। एवज एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और काल की पीठ पर वार करता है, जिससे निक को अपना उपकरण निकालने का मौका मिल जाता है और काल का हाथ कट जाता है। फिर वह काल को पिंजरे के अंदर बंद करने के लिए उसकी गर्दन पकड़कर धक्का देता है, जबकि एवज और निक वस्तु की जांच करने के लिए दौड़ते हैं। काल अपनी पीठ से कुल्हाड़ी निकालता है और भागने के लिए पिंजरे का दरवाजा तोड़ देता है। स्वीटी को पता चलता है कि वस्तु अस्थिर हो रही है और अंततः ड्राइव चार्ज हो गई है, इसलिए उनके पास कूदने के लिए 10 मिनट हैं। काल को अपना गिरा हुआ हाथ मिल जाता है और वह चैम्बर रूम में जाने से पहले उसे आसानी से दोबारा जोड़ लेता है, जहां वह कुल्हाड़ी से फलियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। वह वस्तु को पुनः प्राप्त करने का भी प्रयास करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि निक उसे दूर ले जा रहा है। क्रोधित काल उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि यह रोबोट ही है जो निक को फंसाने के लिए उसके कपड़े पहन रहा है। वह तुरंत वस्तु को वापस लेता है और उसके अंदर एक विस्फोटक को देखता है। फिर एवज बम विस्फोट करने से पहले रोबोट को उंगली देता है। काल एक बड़े विस्फोट में उड़ गया और नाइटिंगेल का आधा हिस्सा अब क्षतिग्रस्त हो गया है। स्वीटी ने गणना की है कि वस्तु नीले विशालकाय ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर प्रतिक्रिया कर रही है और एक सुपरनोवा बना रही है जो 51 वर्षों में पृथ्वी पर पहुंचेगा। ये पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर सकता है या मानव जाति को अस्तित्व का एक नया स्तर प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। केवल एक पॉड बचा है, इसलिए दोनों इसमें एक साथ जाने के लिए सहमत हैं, भले ही एक कक्ष में 2 लोगों का होना बहुत जोखिम भरा हो। जैसे ही सुपरनोवा का निर्माण पूरा होता है और विस्फोट होता है, नाइटिंगेल अंततः छलांग लगाती है और दोनों पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो वे नोटिस करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की नजर दूसरे व्यक्ति पर है। स्वीटी उन्हें स्कैन करती है और पुष्टि करती है कि वे ठीक हैं। उसने ये भी घोषणा की कि एवज गर्भवती है, हालांकि वह यह नहीं बता सकती कि यह उनके पहले के शरारती समय का परिणाम है या उनकी संयुक्त छलांग का दुष्प्रभाव है।